नमस्कार दोस्तों, मैं श्रेया कत्याल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ रूबरू में। आप देख रहे हैं MS-TV और आज हमारे साथ हैं जाने माने जर्नलिस्ट मिस्टर अजीत अंजुम। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं जर्नलिज्म की दुनिया उनकी आंखों से। हाय सर, वेलकम टू द स्टूडियो। सो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने जर्नलिज्म को कब चुना, क्यों चुना? देखो श्रेया, जो आज और पहले में डिफरेंस ये है कि अगर हम 25-26 साल पहले देखें तो उस समय जो लोग जर्नलिस्ट बन रहे थे, पत्रकार बनने आ रहे थे, उनके सामने कोई उस तरह से आज की तरह से वेल डिफाइंड करियर ऑप्शन नहीं था। उनको लगता था कुछ लिखना है, कुछ करना है, कुछ सोशल चेंज करना है, कुछ पेपर्स में लिखना है और अपने को एक्सप्रेस करना है स्टैब्लिशमेंट के बारे में, हैपनिंग जो हो रही है सरकार में जो हो रहा है। तो हम सब लोग भी वैसे ही आए। हमने लेटर टू एडिटर से शुरू किया था, बिहार में मैं था, पटना में, और उसके बाद फिर अखबारों में आर्टिकल लिखने लगा और तमाम अखबारों में आर्टिकल छपता रहा। और फिर एक समय लगा कि नहीं, अब मैं इसको करियर बना सकता हूँ। तो फिर मैं वहाँ से दिल्ली आया और दिल्ली में भी अमर उजाला यहाँ का बहुत प्रेस्टिजियस पेपर है, उसमें मैं 4-5 साल रहा। ये 89 से 94 की बात है। और उसके बाद 94 में मैं टेलीविज़न में आ गया। BAG फिल्म्स एक कंपनी है जो इसका मैं मेरा लक कह सकते हैं कि मैं ज्वाइन करते ही मैं एक तरह से एडिटर के रोल में था। और रूबरू जो आप कह रहे हो, ये प्रोग्राम पहला एपिसोड मैंने शुरू किया था, प्रोड्यूसर था इसका। 500 एपिसोड मैंने बनाए, जिसमें मोदी से लेकर वाजपेयी से लेकर सोनिया गांधी सबका इंटरव्यू है। इंटरव्यू राजीव शुक्ला करते थे, जो अभी कांग्रेस के सांसद हैं, मंत्री भी रहे हैं। और तब वो सिर्फ एंकर थे और मैं उस शो का प्रोड्यूसर राइटर था, मतलब क्या सवाल पूछना है और कैसे बनना है। तो और उसके अब बाद तो मुझे इंस्पिरेशन मिल गई अपने प्रोग्राम के लिए भी। हाँ, और तो रूबरू एनर्जी अभी भी आप खोजोगे रूबरू तो आपको सबके इंटरव्यू मिलेंगे, इवन मोदी का भी इंटरव्यू, सारे पॉपुलर इंटरव्यू जो उस समय के पॉलिटिशियन थे और जो अभी हैं सबके इंटरव्यू उसमें हुए। उसके बाद फिर मैंने दर्जनों प्रोग्राम बनाए BAG के लिए। स्टार न्यूज़ से हमारा क्लोज एसोसिएशन रहा। स्टार न्यूज़ पर एक प्रोग्राम आता है सनसनी, वो हमने शुरू किया था 2004 में। एक रेड अलर्ट था। एक पोल खोल अभी आता है, हमने 2004 इलेक्शन में शुरू किया था शेखर सुमन के साथ। उसके बाद 2007 में, उसके पहले हमने सैकड़ों घंटे की प्रोग्रामिंग डिफरेंट चैनल्स के लिए, चूँकि BAG एक प्रोडक्शन हाउस था, DD, स्टार, अलग अलग चैनल, जी, सबके लिए प्रोग्राम्स बनाता रहा। बीच में मैं आज तक में भी रहा 1 साल। उसके बाद 2007 में हमने न्यूज़ 24 लॉन्च किया। मैं उसका फाउंडर मैनेजिंग एडिटर था और एक लंबी चौड़ी टीम बनाई 500-600 लोगों की। और अभी अब 10 साल हो गए उस चैनल को। मैं 6-7 साल रहा उस चैनल में। उसके बाद मैं इंडिया TV का मैनेजिंग एडिटर होके 2014 मैंने ज्वाइन किया। हर एक लेवल के बाद आदमी बदलना चाहता है। ट्रू। और इंडिया TV 3 साल रहा। अभी मैं ब्रेक पे हूँ, कुछ और एक्सप्लोर कर रहा हूँ। इस बीच हर आदमी एक्सप्लोर करता है, मैंने भी एक्सप्लोर किया। एक प्रोग्रामर से शुरू होकर एक जर्नलिस्ट से हमने दर्जनों इंटरव्यू किए। बहुत इंटरव्यू बहुत वायरल पॉपुलर भी हुए, जिसमें योगी आदित्यनाथ का भी है, बाल ठाकरे का भी, तमाम। और जितने कॉन्क्लेव होते थे उसका मैं लीड एंकर होता था। तो मेरा मोटे तौर पर यही है कि उस समय और अब में फ़र्क ये आ गया कि अब थोड़ा आप मीडिया इंस्टीट्यूट में हो, तब था नहीं। तब एक IIMC हुआ करता था जिसमें बहुत कम सीटें थी, बहुत लोगों का एडमिशन नहीं होता था। आज हर जगह मीडिया इंस्टीट्यूट है। और तब एक्चुअली उस समय ये होता था कि जो लोग जर्नलिज्म में आते थे, पेरेंट्स समझते थे ये तो बर्बाद हो गया। घर गए, पूछा क्या करते हैं, तो पत्रकार हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं। तो लोग पूछते थे काम क्या करते हो, मतलब इसको काम नहीं माना जाता था कि आप कुछ और कर रहे हो, हॉबी के लिए कर रहे हो। उनको पता ही नहीं था ना कि इसमें कोई इसमें कोई करियर भी है, स्कोप है, सैलरीड भी हो सकते हैं लोग। तो इस तरह से उस दौर में अगर हम देखेंगे तो उस एज में, उस एरा में ज़्यादातर लोग ऐसे ही जर्नलिस्ट बने। और अगर आज देखें तो जर्नलिस्ट के पैकेज जो होते हैं, दे आर लाइक अनइमेजिनेबल। नहीं, मेरा भी वैसे अनइमेजिनेबल ही रहा है। और कंट्री का लकी कह सकता हूँ कि कंट्री का हाईएस्ट पेड एडिटर रहा हूँ मैं। Exactly. अभी भी जितनी मेरी सैलरी थी 4-5 लोगों को ही मिलती होगी। लेकिन वो दौर था, तब हमने ये सोचा नहीं था, तो मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था। तो मैं मानता हूँ कि ऊपर वाले की कुछ मेहरबानी, कुछ अपनी मेहनत और कुछ टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं मानता हूँ कि मैं बिलो एवरेज हूँ, मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट बहुत लोग होंगे, आप भी हो सकती हैं, बट शायद कई बार टाइमिंग सही समय पर सही वक्त पर आकर और आपने एफर्ट से आपने कोई स्पेस बनाया और उसके हम बेनिफिशियरी हैं। वो ये कहते हैं ना कि अपॉर्चुनिटी तो हर एक का डोर नॉक करती है, आप कितनी जल्दी उसे ग्रैब कर ले, वो आपकी इंटेलिजेंस दिखाता है। बिल्कुल बिल्कुल, और आपके स्टार्स बनाता है। वो भी है। और एक कंसिस्टेंसी ज़रूरत होती है, कंटिन्यूस एफर्ट करें आप। लगातार, मतलब मुझे लगता है कि मैं भी 20 घंटे 18 घंटे 16 घंटे काम करता था। अभी देश में मोदी जी कहते हैं कि लगातार काम करते हैं। हम लोग जर्नलिस्ट होके भी बहुत हमने काम किया है। मतलब एक समय ऐसा भी था, एक पोल खोल प्रोग्राम था हमारा 2004 इलेक्शन में, स्टार न्यूज़ पे आता था और 60 डेज़ का वन स्ट्रेच में शो था।
और 60 डेज में घर नहीं गया। मैं ऑफिस में ही रहा, ऑफिस के सामने एक टेम्पररी रूम ले लिया। 60 डेज सिर्फ 20 किलोमीटर का डिस्टेंस था, मैं नहीं गया क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं था। वही तो एक मुझे लगता है passion। मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप True। कितना एफर्ट, कितने किलर इंस्टिंक्ट के साथ, कितने कन्विक्शन के साथ और बिना डिरेल हुए आप काम कंटिन्यूस राइट, करते हैं। फोकस। तो सर ये तो आपका मैंने एक्सपीरियंस सुना, आपकी जर्नी सुनी जो इतनी ट्रमेंडसली हार्ड वर्क से भरी हुई है, परसिस्टेंस से भरी हुई है, और आई मस्ट से दैट यू हैव इमेंस एक्सपीरियंस ऑफ योर फील्ड। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि जिस तरीके से आज सोसाइटी में जर्नलिस्ट्स पे अटैक हो रहे हैं, उनकी इमेज पे, उनकी इंटेग्रिटी पे, इवन मर्डर्स भी हो जाते हैं, तो वो किस हद तक सही है, गलत है? मतलब मैं मानती हूँ कि हम लोग जर्नलिज्म को फोर्थ पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, तो हर एक को अपने विचार डेमोक्रेसी में रहते हुए व्यक्त करने का अधिकार है। तो इस तरीके की जो लोग हैं जो किल कर देते हैं, उनके अगेंस्ट हमारी गवर्नमेंट को हमें क्या एक्शन लेना चाहिए? देखिए, जो जर्नलिस्ट हैं या जो उस तरह से बिना डरे काम करते हैं, उनको खतरे हमेशा रहे हैं। एक डेटा है कि 92 से लेकर और 2016 तक मेरे ख्याल से मोर देन 50 जर्नलिस्ट का मर्डर हो चुका है। अभी 2 साल में 150 जर्नलिस्ट पे अलग अलग अटैक हुए। वो अटैक का डिफरेंट लेवल अभी गौरी लंकेश का भी केस जी, आया था। गौरी लंकेश हुआ, उसके तुरंत बाद भौमिक सरकार नाम था शायद, या शांतनु भौमिक था, मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, त्रिपुरा में उसकी हत्या की गई थी। तो ऐसी घटनाएं होती रही हैं, लेकिन किसी किसी दौर में ऐसी घटनाएं बढ़ती हैं। बढ़ती तब है जब समाज में एक टॉलरेंस को लेकर बेचैनी होती है। अभी एक नेशनलिज्म का एक यूफोरिया भी है कि आप डिसएग्री कोई करता है तो उसको आप तुरंत एंटी दबा देते हो एस्टैब्लिशमेंट, उसकी एंटी आवाज़ मोदी, को। एंटी गवर्नमेंट, एंटी ये दिस दैट जो भी करते हैं। देशभक्त बनाम देशद्रोह का भी माहौल है। उसके दबाव में या उसके बीच में जर्नलिस्ट भी पड़ता है। और दिक्कत तब होती है कि जब जर्नलिस्ट में भी दो धारा बन गई है। एक को माना जा रहा है कि ये कम्प्लीटली प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, एक माना जा रहा है एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। इस धारा में उसका जो जर्नलिज्म का सोल है वो कहीं न कहीं कई बार फंसता है। और इसमें अगर देखेंगे तो सरकारों की भी भूमिका बहुत अहम होती है। मैं कहीं डेटा देख रहा था कि पिछले 10 साल में एक भी किलर को, मर्डरर को, जिसने जर्नलिस्ट की हत्या की, उसका कन्विक्शन नहीं हुआ। जबकि इसको लेकर कई बार प्रेस काउंसिल, जो अलग अलग बॉडीज हैं, जो एडिटर्स की बॉडी है, उन सब ने अलग अलग समय पे इसके लिए सरकारों से बात की कि फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए, कोई ऐसा प्रोविज़न हो कि जर्नलिस्ट को अटैक कर रहे हैं तो जो अटैक कर उसके मन में कोई डर हो। बट मुझे लगता है ऐसी चीज़ें होती नहीं है। और यहाँ तो हम कुछ गौरी लंकेश को जान जाते हैं क्योंकि बेंगलुरु की घटना थी और बहुत सारे लोगों ने डिमोन्स्ट्रेशन किया। लेकिन क्या हम जानते हैं कि अगर 150 जर्नलिस्ट पर हमले हुए, 5 को जानते हैं, बाकी 140 को जानते भी नहीं। छोटे छोटे ग्रुप, छोटे शहरों में होते हैं। छोटे शहरों में लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों को अब किसी ढंग से उस पर अटैक करना, तेजाब फेंक देना या हाथ पर पैर तोड़ देना या किसी भी ढंग से उसकी जानकारी भी नहीं पहुंचती, और पहुंचती है तो उस पर कोई एक्शन नहीं होता है। और इसको एक्शन को लेकर कई बार जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन समय समय पर करते रहे। लेकिन हाँ, इसमें सरकारों की भूमिका बहुत अहम है। लेकिन मुझे लगता है वो कन्विक्शन की कमी होती है। और जब जर्नलिस्ट दो खांचे में बटे हैं तो प्रो गवर्नमेंट, एंटी एस्टेब्लिशमेंट, आधी लड़ाई उसमें भी फंसती है। एग्जैक्टली। तो मतलब जैसे बाहर की कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे जैसे अरब कंट्रीज़ हम देख लें, वहाँ पे तो ज़रा सा एक टच भी हो जाए किसी विमेन को या कुछ भी ऐसा हो तो हाथ काट दिए जाते हैं, इतनी स्ट्रिक्टनेस है। और यहाँ इंडिया में डर ख़त्म होते जा रहा है। तो बीइंग अ जर्नलिस्ट आपके क्या थॉट्स हैं दैट व्हाट शुड बी द स्टेप कि हम अपनी सोसाइटी को थोड़ा देखिए, मैं अरब कंट्रीज़ के रूल्स, रेगुलेशन और लॉज को इंडोर्स नहीं करूंगा क्योंकि वो एक तुरंत हाथ काट देना, सिर काट देना एक्सट्रीम है। हमारा कानून सफिशिएंट है। कानून इजाज़त देता है कि जो सीधे डायरेक्ट, जिसको कसाब को देखा लोगों ने कि उसने किलिंग की, पाकिस्तान से आया, टेररिस्ट था, उसको भी हमने फेयर ट्रायल का मौका दिया और कसाब को एडवोकेट सरकार ने दिया। तो हमारा कानून इसकी इजाज़त देता है कि जिसके हाथ में हथियार था और जिसको फायरिंग करते हुए सीसीटीवी में देखा गया, वो भी अपना पक्ष रखे। तो मैं इस कानून में यकीन करता हूँ और मुझे लगता है उसी के अंदर सिर्फ बात होती है कन्विक्शन की, बात होती है पुलिस जांच कैसे करती है, बात होती है उस केस को कोई फॉलो कैसे करता है, गवर्नमेंट कैसे उस केस को लेकर एक्टिव प्रोएक्टिव रहती है कि अगर कोई घटना हुई। लेकिन ये सिर्फ जर्नलिस्ट क्यों है, तो किसी भी केस में देखेंगे आप, आप दिल्ली में देख रहे हो, अभी 1 महीने पहले 8 महीने की बच्ची के साथ ब्रूटल रेप हुआ। हरियाणा में, पंजाब में, सब जगह घटनाएं होती है। बट ये सब क्यों बढ़ती है? क्योंकि जो कन्विक्शन का रेट होना चाहिए, जिस ढंग से फास्ट ट्रैक होना चाहिए, वो नहीं है। अगर जैसे ही फास्ट ट्रैक होने लगेगा कि आप अगर जर्नलिस्ट पर अटैक करेंगे 3 मंथ
मंथ्स के अंदर या 6 मंथ के अंदर, विद इन 6 मंथ आपको इंक्वायरी रिपोर्ट देनी पड़ेगी और इस हमले में उनको 5 साल की सजा हो सकती है। तो फिर लोग डरेंगे। लोग डरते नहीं है, कोई भी कैमरा लेके जाओ 2 चमाटा मार सकता है, उसको लगता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कोई फर्क इसलिए भी नहीं पड़ेगा कि पहले देखेगा कि जर्नलिस्ट एंटी मोदी वाले कैंप में तो नहीं था, कुछ देशद्रोही तो नहीं था, देशद्रोह का एक डेफिनेशन अलग हो गया। तो ये सबका जो एक तरह से कहें ऐसा एक कॉकटेल बन गया है, उसमें जर्नलिस्ट फंसता है। और ये कोशिशें जर्नलिस्ट को दबाने की आज नहीं, हर समय। राजीव गांधी के समय प्रेस बिल आया था, बिहार में प्रेस बिल, जगन्नाथ मिश्रा चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने लाने की कोशिश की, लोग एकजुट होकर प्रोटेस्ट करते थे। अब की स्थितियां हैं, एकजुटता नहीं है, पत्रकारों में आपस में डिवीजन है। तो घटनाएं होती हैं, वो उसका पहले कुल गोत्र देखा जाता है। गौरी लंकेश पर डिमोन्स्ट्रेशन करने वाले अलग लोग हैं और त्रिपुरा में कोई पत्रकार मारा जाता है, उसके लिए डिमोन्स्ट्रेशन करने वाले अलग लोग हैं। दोनों एक दूसरे को एक्यूज करते हैं और इसलिए केस कमजोर। तो सच को छुपाया नहीं छुपाया जा सकता, ये सब हम जानते हैं। तो आई होप कि फ्यूचर में हमारी कंट्री में थिंग्स बेटर होंगी और एक्शन लिया जाएगा इन सब चीज़ों के अगेंस्ट। मुझे एक चीज़ ये भी लगती है सर कि जो हमारी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हम बोलते हैं, हमारी पॉपुलेशन जो है, कहीं ना कहीं हम लोग ना उसको चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग उसको प्रोडक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, तो दैट कैन ऑल्सो बी चैनलाइज्ड एंड मेड थिंग्स बेटर इन फ्यूचर। चलिए, अब मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि जो लोग एस्पायरिंग जर्नलिस्ट हैं, जो इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं और आगे आना चाहते हैं, उन लोगों के लिए क्या स्टेप्स होने चाहिए, उनका क्या मेथड होना चाहिए ताकि वो अपने आप को बेहतर बना पाएँ और एक्सेल कर पाएँ इस फील्ड में? बिकॉज आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। मैं समझता हूँ किसी भी मीडिया एजुकेशन के स्टूडेंट के लिए और किसी भी मीडिया इंस्टीट्यूट के लिए कि लोगों को लगता है जॉब नहीं है, लोगों को लगता है स्पेस कम है, लोगों को लगता है कोई जुगाड़ चाहिए, जॉब कैसे मिलेगी 2 साल 3 साल के सर्टिफिकेट के बाद। मुझे लगता है उसकी गुंजाइश है, लेकिन सबसे पहले क्या जो स्टूडेंट है वो वेल इक्विप्ड है, क्या उसने अपने लिए नॉलेज बैंक ऐसा बना रखा है, क्या उसकी पढ़ने की हैबिट है, क्या वो बहुत डिटेलिंग में काम करना चाहता है। बहुत बार हम लोगों को लगता है कुछ सुपरफिशियल लोग होते हैं, कुछ सुपरफिशियल बच्चे भी आते हैं और वो सिर्फ ग्लैमर को देख के आते हैं। किसी को अर्नब गोस्वामी बनना है, किसी को अंजना ओम कश्यप बनना है, किसी को कुछ बनना है, किसी को श्वेता सिंह बनना है, कुछ बनना है। मुझे लगता है ग्लैमर को लेकर आएंगे तो मुश्किल होगी, क्योंकि वो अचीव कर लें कोई ज़रूरी नहीं है, और जिनको देख कर आ रहे हो उसके पीछे भी उनका लंबा स्ट्रगल होगा। अंजना ओम कश्यप ने भी मेरे साथ काम किया है, मैं जानता हूँ उसको, श्वेता ने भी मेरे साथ काम किया है। इन सब लोगों का लंबा एक स्ट्रगल है, रिपोर्टिंग किया, फील्ड में गए, पढ़ते लिखते होंगे। तो मुझे लगता है ये ज़रूरी है, खूब पढ़ना चाहिए, अखबार 3 से 4-5 अखबार पढ़ना चाहिए, पॉलिटिकल हिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए। आज की तारीख में देश में पॉलिटिकल हिस्ट्री पर बहुत डिबेट होता है, नेहरू पटेल पर डिबेट हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा नेहरू की जगह पटेल होते तो ये होता, तो वो होता। अब ये कोई रिपोर्टर अगर स्टोरी करने जाएगा कि उसको कहा गया कि पटेल के इशू पर रिएक्शन लो, मोदी ने जो कहा, तो उस रिपोर्टर को पहले पता होना चाहिए कि मोदी और पटेल और नेहरू में क्या कन्फ्लिक्ट थे, या कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का इशू क्या था, और दोनों की ओपिनियन क्या थी कश्मीर पर या पार्टीशन पे। मुझे लगता है वो एक कमी खटकती है। रिसर्च वर्क, हाँ, बहुत ज़रूरी है रिसर्च। और आने वाले समय में ऐसे बच्चों के लिए बहुत स्कोप है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह, मैं आपसे बात करने से पहले 10 मिनट मैं फेसबुक देख रहा था, मैं कोई वेबसाइट देख रहा था, मैं ट्विटर देख रहा था, तो इन्फॉर्मेशन के इतने चैनल होंगे और उस चैनल होने की वजह से एम्प्लॉयमेंट की बहुत गुंजाइश होगी। कोई नहीं सोचता था कि 2 साल पहले या 4 साल पहले डिजिटल मीडिया में इतनी जॉब मिलेगी। आज बच्चे जाते हैं, 50 वेबसाइट है, 2 साल बाद और बढ़ेगा, उसके बाद ये अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। बट इस अपॉर्चुनिटी को कैश करने के लिए क्या बच्चे उतने ट्रेंड हैं? तो मुझे लगता है उस पर जोर होना चाहिए। तो फिर दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत स्पेस है। That's correctly said. Research work बहुत important है, अपना homework करना बहुत important है. And it's not only about glamour or looking good on the television. It's about your brains, beauty with brains. Beauty with brains, बिल्कुल. थैंक यू सर, आपने इतनी सारी इंस्पिरेशन दी, हमें गाइडेंस दी, और आई एम श्योर दैट ये लोग सिर्फ इसको सुनने नहीं वाले, अपनी लाइफ में अप्लाई ज़रूर करेंगे. थैंक्स फॉर कमिंग टू द स्टूडियो एंड थैंक्स फॉर स्प्रिंकलिंग लॉट्स ऑफ नॉलेज ऑन अस. थैंक यू. तो देखा दोस्तों, journalism is not only about looking good on the camera. It's not only about glamour. It's a hard road. It's about beauty with brains. तो अपना रिसर्च वर्क करते रहिए, अपने आप को ट्रेन करते रहिए अगर आप इस फील्ड में सर्वाइव करना चाहते हैं. That's all for today in Rubaru. But I, Shreya Katyal, will be back with another very eminent celebrity guest for you. Till then, you keep watching MS TV, हर पल आपके साथ.